जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी और क्लासेज। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, इन अवसरों पर देश की स्वतंत्रता दिलाने वाले उन वीर शहीदों को याद करना और नमन करना अति आवश्यक तो है ही, साथ ही साथ स्वतंत्रता मिलने के पश्चात इस देश की एकता, अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा में अपना जान देने वाले, वीरगति प्राप्त करने वाले, शहादत प्राप्त करने वाले उन वीर जवानों को याद करना और उनको नमन करना, उनको श्रद्धांजलि देना मैं सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि हम सभी भारतवासियों का धर्म भी समझता हूं। मित्रों, भारत की सीमाओं के रक्षा में कितने अनेकों वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी है, किंतु अगर उन शहादत देने वालों में कोई अपना बहुत ही निकट मित्र हो या अपना कोई बैचमेट हो तो उसकी यादें निश्चित रूप से कभी भुलाए नहीं भूलती हैं। लोग कहते हैं कि समय के साथ कई सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मित्रता की यादें हैं और उस मित्र की अगर शहादत हुई हो तो वो भुलाए नहीं भूलता है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसे ही हम अपने एक बैचमेट और अपने परम मित्र अमर शहीद सार्जेंट मुस्तफ़ा अली की अमर कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में रहते हुए और अपनी सेवा देते हुए वीरगति प्राप्त की। मित्रों, सार्जेंट मुस्तफ़ा अली उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरामऊ तहसील के एक गांव के रहने वाले थे। वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर के ही बैचमेट थे। हम दोनों लोगों को एक ही ट्रेड मिला था। हवाई जहाज के अंदर 7 या 8 टाइप के काम होते हैं और हर एक काम को एक ट्रेड बोला जाता है। जहाज की बॉडी को एक आदमी देखता है, इंजन को एक आदमी देखता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक आदमी देखता है, इंस्ट्रूमेंट रडार को अलग अलग लोग देखते हैं। तो ऐसे ही एक ट्रेड है इंजन। हम दोनों लोगों को इंजन ट्रेड मिला था। मुस्तफ़ा अली इतने विनम्र, इतने सौम्य और इतने परिश्रमशील एवं लगनशील थे कि ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए कि उनको एक रैंक ऊपर से उनकी ट्रेनिंग समाप्त हुई और वो पास आउट हुए। और उनका सर्विस नंबर भी हमारे बैच में ऊपर के 3, 4, 5 लोगों में था। उनका सर्विस नंबर लास्ट के 951 था और हमारा 997 है। तो पढ़ने में वो और मेहनत में कितने आगे थे। ट्रेनिंग सेंटर के दौरान होने वाली परीक्षाओं में अक्षरशः शब्द से शब्द मिला करके वो उत्तर लिखते थे जो बुक्स में प्रेसीज में लिखा हुआ है। इससे उनकी लगनशीलता और उनकी प्रतिभाशीलता की झलक मिलती है। विनम्रता में वह व्यक्ति, हालांकि दूसरे रिलीजन से होते हुए भी ऐसा विनम्र व्यक्ति हमने नहीं देखा। सबके साथ घुल मिल करके प्रेम व्यवहार से, किसी से तो तेज बोल के, और कभी उस व्यक्ति ने कभी झगड़ा ही नहीं किया। ट्रेनिंग सेंटर के दौरान ही हमेशा हमारी उनकी जब चर्चा होती थी तो उनको पैरा जंपर बनने का हमेशा शौक रहता था। और ट्रेनिंग सेंटर के दौरान जब फर्स्ट फेज हमारा ट्रेनिंग का खत्म हुआ, फिर जहाज़ों में स्ट्रीम अलॉट हो जाते हैं, फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर। मुस्तफ़ा अली का नंबर हमसे अच्छा था और उनको ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम अलॉट किया गया और अपनी ट्रेनिंग पूरा करके वो जोराहट में पोस्टेड हुए AN-32 जहाज के स्क्वाड्रन में। AN-32 जहाज में अपनी नौकरी करने के दौरान ही उन्होंने पैरा जंपिंग कोर्स किया और एक सफल पैरा जंपर बने।
पैरा जंपिंग कोर्स के दौरान ही उनके मन में हमेशा से प्रगति करने की और एक ऊंचाई प्राप्त करने की, प्रोग्रेस करने की, खतरों से तो कभी डरते ही नहीं थे। अगर डरते तो पैरा जंपर कैसे बनते वो। फिर उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया, जो कि इंजन ट्रेड वालों के लिए आगे का एक प्रोग्रेस एग्ज़ाम है। जब तक हम इंजन ट्रेड के हैं तब तक हम ग्राउंड क्रू रहते हैं। जब हम फ्लाइट इंजीनियर बन जाते हैं तो हम एयर क्रू हो जाते हैं। एयर क्रू वो हैं जो जहाज में फ्लाइंग के दौरान पायलट के साथ, पायलट के फ्लाइंग ऑपरेशन में, पायलट और उसके फ्लाइंग ऑपरेशन में हेल्प करने वाले, दे ऑल आर एयर क्रू। तो मुस्तफ़ा अली जी ने फ्लाइट इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया और वो सफल हुए और वो एयर क्रू बने और उन्हें मी-8 हेलीकॉप्टर में अलॉटमेंट हुआ। मी-8 हेलीकॉप्टर में ट्रेनिंग पूरा करने के पश्चात उनकी पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन जामनगर के 119 HU में हुई, जहां पर उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इसी शानदार प्रदर्शन और उनके सिंसियरिटी और उनके डिसिप्लिन को देखते हुए वहां के अधिकारियों ने उनको बहुत ही ब्रिलियंट एयर वॉरियर समझते हुए जितने भी टफ ऑपरेशंस होते थे हेलीकॉप्टर के लिए, वहां उनको लगाया जाता था। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में चुनाव की ड्यूटी, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां चुनाव की ड्यूटी लगती थी। चुनाव कराने के लिए भारतीय वायुसेना को एक टास्क अलॉट किया गया, जिसमें इस स्क्वाड्रन को मी-8 हेलीकॉप्टर के द्वारा पोलिंग पार्टी को उनके स्थान तक पहुंचाना और वापस पोलिंग करा करके वो ईवीएम सहित उस पोलिंग पार्टी को वापस एक सेंटर पर वापस लाने का टास्क अलॉट किया गया। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भारतीय वायुसेना चाहे युद्ध हो या शांति हो, बाढ़ हो या किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी हो, यह ऐसी वायुसेना है विश्व में जो सर्वाधिक ड्यूटी और सर्वाधिक कर्तव्य परायणता का परिचय शांति के दौरान भी देती है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां की मिलिट्री को, जहां की सेना को शांति के कार्यों में, रेस्क्यू मिशंस में इतना अधिक, मैं नहीं कहता नहीं किया जाता, लेकिन इतना अधिक इन्वॉल्व किया जाता है। भारतीय वायुसेना तो युद्ध में अपना परचम लहराती ही है, लेकिन शांति काल में भारतीय वायुसेना को जितने टास्क अलॉट किए जाते हैं और उनको उतना ही सक्सेसफुल तरीके से और प्रोफेशनलिज्म के साथ इंडियन एयरफोर्स और उसके एयर वॉरियर्स परफॉर्म करते हैं। आप देखे होंगे हमारे देश में साल भर में एक बार तो फ्लड आता ही है। उस फ्लड रिलीफ के दौरान 200-300 सॉर्टीज करनी पड़ जाती हैं फ्लड रेस्क्यू के लिए, बड़े बड़े अधिकारियों और मिनिस्टर्स को उस स्थान पर ले जाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को ले जाने के लिए। इन सब चीज़ों को करने के लिए हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म चाहिए एंड हाई डिग्री ऑफ ट्रेनिंग चाहिए, और उसी के पश्चात भारतीय वायुसेना भी सफल होती है और उसके एयर वॉरियर भी अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं। भारतीय वायुसेना के पायलटों को विश्व के टॉप मोस्ट पायलटों में गिना जाता है। बहुत पहले अमेरिका बोला करता था कि जहाज हमारे पायलट इंडियन एयरफोर्स के दे दो, मैं कुछ भी कर सकता हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर राज करूंगा। तो ये है हमारे भारतीय वायुसेना के पायलटों का स्किल। हमारे पुराने होते हुए जहाजों को भी, MiG-21 जैसे जहाजों को भी उड़ाते रहने का अगर किसी के पास साहस रहा तो वह भारतीय वायुसेना और उसके पायलटों को रहा। विश्व में कहीं भी इतने पुराने जहाज शायद नहीं उड़ाते जाते होंगे, या उड़ाए जाते रहे होंगे तो उनकी उड़ान संख्या कम होती है। लेकिन हमारे देश का थ्रेट ही ऐसा है कि हमको उस जहाज को अभी तक उड़ाना पड़ा और अब हम क्रमशः नए जहाजों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जाबाजी भरे लोगों को जाबाजी भरा मिशन दिया जाता है, और वो मिशन कितना खतरनाक है, जिस नक्सली इलाके में वहां की पुलिस, वहां के की लोकल अथॉरिटीज बाई रोड जाने से डरती हैं, वहां भारतीय वायुसेना को यह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कठिन काम दिया गया। लगभग चुनाव खत्म कराते हुए, 1-2 फेज का शायद चुनाव बाकी था, 14 नवंबर 2008 को चुनाव की ड्यूटी के दौरान कुछ
बीएसएफ के जवान घायल हुए और चुनाव ड्यूटी कराने के बाद एक जगह से कुछ लोग एक जगह चुनाव ड्यूटी वाले इकट्ठा होते थे, वहां से पिकअप करके उनको जहां जिला केंद्र पर ले जाया जाता था। तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब वो नक्सली, बस्तर का इलाका लगता है छत्तीसगढ़ में, रायपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर है रायपुर जो आपकी राजधानी है। तो वहाँ पर उन हेलीकॉप्टर्स को लैंड करा के, कहीं कॉमन सा एक लैंड एरिया है, चारों तरफ पेड़ है, बीच में थोड़ी सी जगह बनी हुई है, वहाँ पर लैंड कराना था। नक्सलियों को यह बात पता चल गई कि यहीं से हेलीकॉप्टर सुबह टेक ऑफ हुआ था और यहाँ चुनाव चल रहा है, पोलिंग पार्टी को ड्रॉप किया है तो पिकअप करने भी यहाँ पे आएंगे। उस लैंडिंग ग्राउंड के चारों तरफ जो घने जंगल और पेड़ थे, उन पेड़ों पर वो नक्सली खतरनाक शॉर्ट वेपन्स AK-47 और कुछ LMGs के द्वारा अपना पोजीशन लिए हुए थे, आकर के ले लिया उन्होंने। और ये बहुत सीक्रेटली उन्होंने प्लान किया था। शायद यहां पर कुछ लोकल पुलिस की सिक्योरिटी लैप्सेज भी हुई होगी। और जब इनका हेलीकॉप्टर पुनः लैंड किया उस पोलिंग पार्टी को और वो घायल BSF के जवानों को पिकअप करने के लिए, वो पिकअप करने के पश्चात हेलीकॉप्टर जस्ट ग्राउंड से पीछे थोड़ा सा उठा तो मी-8 हेलीकॉप्टर में पीछे ऐसे डी डोर है, लाइक दिस, ऐसे डोर ऐसे बंद होता है, पहले खुला रहता है, पीछे से एंट्री करते हैं क्रू की, एयर क्रू की एंट्री सामने से, पीछे से ऐसे खोलते हैं क्योंकि लोड ले जाना पड़ता है, कई व्हीकल्स वगैरह उसमें डालनी पड़ जाती है, मतलब हैवी लोड के लिए पीछे से वो एक बिगर ओपनिंग दी गई है। तो वो डोर ऐसे बंद हो रहा था और बंद होते होते थोड़ा सा डोर बंद होना बाकी था उसी दौरान, और फ्लाइट इंजीनियर का हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के दौरान, फ्लाइंग के दौरान बहुत टास्क रहता है। दोनों पायलट और फ्लाइट इंजीनियर हेडसेट पर तीनों एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, ऑल टास्क वो कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो हेडसेट तो लगा ही रहता है। और जब वो डी डोर बंद हो रहा था उसी दौरान हेलीकॉप्टर थोड़ा सा उठा है, पेड़ की हाइट के बराबर, पेड़ के चारों तरफ जो पेड़ों पर नक्सली बैठे थे उन्होंने LMG और AK-47 से फायर खोल दिया और उसी में से बुलेट्स आकर के सीधे मुस्तफा अली के हेड पे लग गया। और हेड पे लगने के बाद पूरा सिर उनका जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और तुरंत गिर गए। और जब तक पायलट से कम्युनिकेशन हो रहा था, क्योंकि हेडसेट पर अब आवाज़ नहीं आ रही है, जब तक पायलट कुछ समझ पाता, चारों तरफ से हेलीकॉप्टर के ऊपर भी फायरिंग होने लगी और इतनी भयंकर फायरिंग होने लगी कि पायलटों को संभलने का मौका नहीं मिला। फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि हेलीकॉप्टर पर भी गोलियां लग गई। एक क्रू उनका घायल, उनको तो उस समय नहीं पता था कि घायल हैं या शहीद हो गए, एक क्रू उनका गिर पड़ा, हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलने लगी। और फिर भी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर लैंड करके नक्सलियों का सामना करने के बजाय हेलीकॉप्टर को लेके जाना अच्छा है, बीच में कहीं क्रैश लैंडिंग हो जाएगी तो भी ठीक रहेगा, कि सेफ रहेगा, एटलीस्ट हम यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे। और तब तक उन्होंने एयर कंट्रोल को बताया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, तब तक कुछ लोकल सपोर्ट शायद मिल जाए, और यही डिसीजन उनका सही रहा। इस दौरान मैं बताना चाहूँगा, वो उस समय के पायलट थे स्क्वाड्रन TK चौधरी और फ्लाई लेफ्टिनेंट तोमर साहब। इन दोनों लोगों ने बहुत ही सही डिसीजन लिया और एक सेटबैक होने के बाद, अपना एयर क्रू शहीद होने के बाद भी हेलीकॉप्टर को ले जा करके उन्होंने दूर एक सेफ जगह सिटी साइड में लैंड किया। एक्चुअली वो जगदलपुर एक जगह है, वहीं से ये सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। लैंड किया और मुस्तफा अली तो शहीद हो ही गए थे, फिर भी जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो शहीद हो चुके थे। और इस दौरान बहुत ही दुखद घटना हुई। आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस घटना से पहले नवंबर में वो शहीद हुए, उस समय मैं एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में पोस्टेड था, और उसी मार्च में अली साहब मेरे घर पे जोधपुर वो एक ऑपरेशन ड्यूटी के लिए आए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया
मेरे घर पे वो आए, मेरे माँ बाप उस समय मेरे साथ आए हुए थे, मेरे पास आए हुए थे। माँ बाप के पास आके उनका पैर छू के बैठे, उन्होंने हमारे घर पे मिठाई दी और उन्होंने बताया कि हमारी अगले महीने शादी है। तो अप्रैल या मई में उनकी शादी थी, डेट मैं भूल रहा हूँ, और नवंबर में वो शहीद हो गए, शायद ये 5 या 6 महीना। और हमेशा से जब ट्रेनिंग सेंटर में भी उनसे हमारी बातें जब होती थी शादी के बारे में, तो उनको मतलब एक ही चीज़ का शौक था कि मुझे सुंदर लड़की मिले शादी के लिए, और बहुत ही सुंदर पत्नी उनको मिली है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 5-6 महीने ही उनकी गृहस्थी चली और उसके बाद वो शहीद हो गए। उसके 1 साल बाद मुस्तफ़ा अली जी को राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया, जो कि उनकी यूनिट के लिए भी एक बहुत ही गर्व का विषय, साथ ही हमारी पूरी इंट्री के लिए और समस्त इंजन ट्रेड्समैन के लिए गर्व का विषय रहा। दोनों पायलटों को भी वीरता पुरस्कार दिया गया। स्क्वाड्रन टीके चौधरी को शौर्य चक्र और फ्लाई लेफ्टिनेंट तोमर को वायुसेना मेडल दिया गया। दिल्ली में स्थित नेशनल वार मेमोरियल पर उन सभी वीर शहीदों का नाम लिखा जाता है और उनको डिजिटल श्रद्धांजलि भी दी जाती है, जिन्होंने सेवा में रहते हुए अपनी शहादत दी है। और आप जब कभी दिल्ली में इंडिया गेट जाएं, नेशनल वार मेमोरियल जरूर जाएं, और वहाँ पर चाहे नाम से चाहे सर्विस नंबर से भी स्क्रीन पर लगा रखा है, और उनको श्रद्धांजलि अवश्य दें। निश्चित रूप से भगवान ने उनको वीरगति के लिए अपने हृदय में और अपने चरणों में उचित स्थान दिया ही होगा, और आप लोग भी श्रद्धांजलि दें और अपने बच्चों तक इन वीरता की कहानियों को पहुंचाएं, जिससे ये कहानियां इस पीढ़ी के साथ खत्म न हो, बल्कि पीढ़ियों तक, युग युगांतर तक चलती रहें। जो उस क्रिटिकल कंडीशन में उन्होंने अपना पैसेंस नहीं खोया और उस ऑपरेशन को कंप्लीट किया, और इस तरह शहीद होने के बाद भी मुस्तफ़ा अली भारतीय वायुसेना में अमर शहीद की गिनती में गिन लिए गए। जय हिंद, वंदे मातरम।